हेलो एवरीवन, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भ से व्याख्या बताने वाली हूँ और साथ में ही इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में भी बताऊँगी। और इसके अतिरिक्त चंद्रगहना से लौटती बेर की प्रत्येक कविता की विशेषताएँ भी बताने वाली हूँ। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं तथा इनके साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली आदि के बारे में मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और जिसका लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। आप चाहें तो यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो अभी नए हैं और जो मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकन्स को भी ज़रूर दबा दें ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करती हूं। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का सारूपी महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता की व्याख्या बताने से पहले इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में समझा देती हूँ। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि इस कविता में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है और वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है तथा इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य को देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है, जिसे यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। जैसा कि आप यहाँ इस चित्र को भी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कवि अपनी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर में यह बताना चाहते हैं कि यह कविता प्रकृति सौंदर्य की अनुपम कविता है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है और इस कविता में उनका प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है, जिसमें कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। और फिर चाहे वह हरे भरे खेत हों या बगीचे या फिर नदी का किनारा, सभी कवि की इस रचना में फिर से जीवित हो उठे हैं। और जिस समय यह कविता केदारनाथ जी ने लिखी थी तब वे नगर में रहते थे और किस कार्यवश वे चंद्रगहना गांव में आए थे और लौटते वक्त एक खेत के पास बैठकर वो प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे और वे अपनी कल्पना से खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वो क्यों सुंदर लग रही हैं। और इसके साथ में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में नदी के तट पर भोजन ढूंढ रहे बगुलों के साथ साथ उन पक्षी का भी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं जो नदी में गोता लगाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसी दौरान उनके जाने का समय हो जाता है, उनकी ट्रेन आने वाली होती है तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि फिर से उन्हें इस प्रकृति के सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर नगर में जाना पड़ेगा, जहां रहने वाले लोग स्वार्थी एवं पैसे के लालची हैं जिन्होंने गांव की इस सुंदरता को कभी देखा ही नहीं है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि अपनी कविता के द्वारा अपने मन की बात कहने से पूरी तरह से सफल हुए हैं। तो ये रही कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर का सारूपी महत्व। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इस कविता का सारूपी महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इनके द्वारा रचित यानी कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित कविता की व्याख्या आपको समझा देती हूँ। और जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की संदर्भित व्याख्या दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचनाकार कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है। और यहाँ इनकी कविता दी गई है जिसे मैं आपको 3 भागों में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चंद्रगहना से लौटती बेर कविता भाग 1 की व्याख्या आपको बता देती हूँ।
जैसे कि भाग 1 में इनकी कविता दी गई है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यानी कि यहाँ चंद्र गहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देख आया चंद्र गहना। यानी कि यहाँ आपको बता दूं कि जो चंद्र गहना है यह एक गांव का नाम है, और कवि कहते हैं कि देख आया चंद्र गहना, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना गाँव देखकर आ रहा हूँ। और आगे है, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अर्थात इस पंक्ति में कवि लौटते हुए जब वे खेत के मेड़ पर यानी कि दो खेतों के बीच मिट्टी के बने हुए रास्ते पर अकेले बैठकर आसपास की प्राकृतिक दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं और कहते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना। यानी कि यहाँ उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कवि कहते हैं कि एक बीते के बराबर चने का हरा ठीकना अर्थात छोटे या नाटे कद का हरा पौधा जो खेतों के बीच ऐसे लहरा रहा है जैसे एक छोटे या नाटे कद का आदमी अपने सिर पर बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने शीश या सिर पर बांधे मुरैठा, यहाँ मुरैठा का अर्थ पगड़ी होता है, जिसे वह अपने सिर पर बांधकर छोटे से गुलाबी फूल की तरह वह सज धज कर खड़ा है। अर्थात चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर छोटा या गुलाबी रंग का फूल खिल रहा है और उस फूल रूपी पगड़ी को पहनकर वह सज संवर कर ऐसे खड़ा है जैसे कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा हो। ठीक है, और अब इसमें आगे दिया है, देखिए आगे है, हाँ ये देखिए आगे है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अलसी के पौधे का मानवीकरण किया है, क्योंकि अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है जो थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है, और इसीलिए कवि ने अलसी के पौधे को नायिका के रूप में दिखाते हुए अलसी को स्वभाव की हटीली, कमर की पतली और देह की लचीली बताते हुए कवि कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। अर्थात पास में ही चने के पौधों के साथ साथ अलसी का पौधा भी उगा हुआ है, जो एक नायिका की भांति बहुत ही जिद्दी है, और इसीलिए हठपूर्वक उसने चने के पौधों के बीच में या मध्य में अपना स्थान बना लिया है। और आगे है, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। यानी कि यहाँ कवि फिर कहते हैं कि अलसी का पौधा देह की पतली, देह यानी शरीर जो पतला दुबला है, और कमर की है लचीली, अर्थात कमर लचकदार है, और नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, अर्थात उसने अपने सिर के बालों पर नीले रंग के फूल को चढ़ा रखे हैं या लगा रखे हैं, मानो वह उस नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अर्थात कह रही है कि जो इस फूल का स्पर्श करेगा, मुझे छुएगा, उसी को मैं अपना हृदय दान कर दूंगी, या फिर उसी की प्रेमिका हो जाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पहले मैं आपको इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में कवि ने खेतों में लहलहाती विविध फसलों के आकर्षक शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है, और इस कविता में चना, अलसी और प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया गया है, और कविता में जो मुरैठा अर्थात पगड़ी जैसे आंचली शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो भाषा है वह सरल एवं प्रसंगानुसार है। ठीक है, और अब आगे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर कविता भाग 2 की व्याख्या। देखिए, भाग 2 की व्याख्या आपको समझा देती हूँ। जैसे कि इसमें दिया गया है कि और सरसों की न पूछो,
हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। ठीक है। और यहाँ और फिर यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से किया है तथा गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को व्यापारिक शहर की तुलना में ज़्यादा बेहतर माना है। और इसी को देखते हुए कवि अपने इन पंक्तियों में कहते हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। अर्थात कवि कहते हैं कि चने और अलसी के पौधों के बीच सरसों की तो पूछो ही मत, वो तो और भी सयानी हो गई है। अर्थात सरसों के सौंदर्य के बारे में न पूछा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वह एक सयानी युवती जैसी लग रही है, जो हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। अर्थात जो अपने हाथों को पीला करके ब्याह या शादी के मंडप में आई है। और ऐसा लग रहा है जैसे फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे फाग अर्थात होली के आसपास गाए जाने वाले लोकगीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो। और फिर आगे इसमें आगे दिया है, देखिए, हाँ ये देखिए आगे दिया है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है। और इसी सौंदर्य को देखकर कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अर्थात इस सौंदर्यता को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई स्वयंवर हो रहा है या स्वयंवर चल रहा है। और कवि के मन में भी प्रकृति के प्रति अनुराग भरा आंचल मंद मंद हिल रहा है। अर्थात कवि के मन में प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना जागृत होने लगती है। और कवि को लगता है कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अर्थात कवि को लगता है कि इस विजन में गांव की हरियाली और मनोहर दृश्य देखकर इस दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की यह प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। यानी कि यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि गांव की हरियाली और मनोहर दृश्य उस नगर से बहुत अच्छा है और सौंदर्य से भरा है, जो नगर सिर्फ व्यापार और ऊंची ऊंची इमारतों का प्रतीक बनकर रह गई है। ठीक है। और अब इस कविता की भी कुछ विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि ने खेतों में लहलहाती फसलों के सौंदर्य का वर्णन किया है। और इस कविता की विशेषताओं में सरसों जैसे पौधों का मानवीकरण किया गया है। और इसमें शब्द आया है फूले फूल और सबसे सयानी, जिसमें अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ सयानी से अभिप्राय है विवाहावस्था को प्राप्त करना। और यहाँ पर अनुराग अंचल, जिसमें रूपक अलंकार है। और हाथ पीले करना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और इस कविता की जो भाषा है वह अत्यंत सरल, सहज और प्रसंगानुसार है। ठीक है। तो ये थी इस कविता की प्रमुख विशेषताएं। और अब चंद्रगहना से लौटती बेर की आगे की कविता पढ़ती हूँ। और आगे की कविता है, देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नीले तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो यहाँ इस कविता की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ। अर्थात कवि जहाँ जिस मेड़ पर बैठे हुए हैं उस खेत या गांव के पैरों तले, अर्थात नीचे एक पोखर है या छोटा तालाब है और उसमें जल की छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। और नीले तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही हैं वह भी लहरियाँ।
यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि उस पोखर के नीचे तले में जो घास उगी है वह भूरी रंग की है तथा वह भी छोटी छोटी लहरों के साथ हिल डुल रही है। और आगे है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। अतः यहाँ फिर कवि कहते हैं कि उसके किनारे पर यानी कि उस पोखर या तालाब के किनारे पर चांदी के जैसा एक बड़ा गोल खंबा है जो देखने पर आँखों में चकमकाता या चमकता। यहाँ पर चकमकाता का अर्थ होता है चमकना, ठीक है। और यानी कि चकाचौंध पैदा करना या उत्पन्न करना, ठीक है। तो जो देखने पर आँखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है। और फिर है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उस पोखर या उस छोटे तालाब के किनारे कई पत्थर दीवार की तरह रखे हुए हैं जो पोखर का पानी चुपचाप पी रहे हैं। और कवि कहते हैं कि पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यानी कि कवि कहते हैं कि वे लगातार पानी पी रहे हैं, न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी, कब शांत होगी। और फिर आगे दिया है, देखिए आगे दिया है, चुप खड़ा बकुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन अंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि फिर कहते हैं कि उस तालाब में एक बगुला डुबाए टांग जल में, अर्थात अपनी टांग उस जल में पानी में डुबाए चुपचाप खड़ा है और देखते ही मीन अंचल, और जब वह चंचल मछली को देखता है तो ध्यान निंद्रा त्यागता है, अर्थात अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग कर चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यहाँ पर चट यानी तुरंत उस मछली को चोंच में दबाकर अपने गले में डालता है, अर्थात उसका आहार करता है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। और अब इस कविता की विशेषताएं भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में कवि ने तालाब के किनारे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के क्रियाकलापों का चित्रण किया है। और इस कविता में कवि ने महानगरी शोर शराबे से दूर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी रूप प्रस्तुत किया है। और यहाँ इसमें अनुप्रास तथा उदाहरण जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा इस कविता में धैर्यपूर्वक अपने कार्य को संपन्न करने की प्रेरणा दी गई है। और इसके अतिरिक्त इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली है, ठीक है। और अब आगे की कविता यानी कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता भाग 3। देखिए यहाँ भाग 3 कविता की व्याख्या आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि इनकी कविता है, देखिए इनकी कविता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाट मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ इस कविता की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि कविता की इन पंक्तियों में कवि नगरी जीवन की नीरसता के प्रति उपेक्षा का भाव तथा ग्रामीण जीवन की सरसता के चित्र खींचते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखे के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, अर्थात वहीं पर एक काले माथे वाली चतुर यानी चालाक चिड़िया अपने श्वेत पंखों या सफ़ेद पंखों के छपाट मार अर्थात छपाटे मारकर भरे जल के हृदय पर या जल से भरे पोखर या तालाब के मध्य भाग पर टूट पड़ती है, अर्थात शीघ्रता से छपट्टा मारकर आक्रमण करती है। और एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, अर्थात कवि कहते हैं कि यहाँ पर चटुल यानी चतुर या चालाक चंचल छोटी मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है, ठीक है। और अब पहले मैं आपको यहाँ इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में कवि ने तालाब के किनारे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के क्रियाकलापों का चित्रण किया है और महानगर के शोर शराबे से दूर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी रूप प्रस्तुत किया है तथा यह इस कविता की विशेषताओं में धैर्यपूर्वक अपने कार्य को संपन्न करने की प्रेरणा दी गई है।
और इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। ठीक है, और अब आगे भी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता दी गई है। देखिए, आगे कवि केदारनाथ जी की कविता दी गई है, जिसमें कवि ने चित्रकूट और बुंदेलखंड की धरती और वहाँ दूर तक फैली पहाड़ियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। यानी कि यहाँ इस पंक्ति में कवि का कहना है कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से कुछ दूरी पर भूमि या जमीन कुछ ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, अर्थात रेल लाइन बिछी हुई है। और आगे है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि ट्रेन या रेलगाड़ी के आने जाने का समय निश्चित नहीं है और यहाँ स्वच्छंद या स्वतंत्र होकर यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देख रहा हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। और फिर आगे है, देखिए, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। और फिर कवि कहते हैं कि इस स्थान के पास में चित्रकूट की अनगढ़ और चौड़ी व कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई हैं। और फिर है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अर्थात उस बंजर भूमि पर या पथरीली जो ज़मीन है, उस पथरीली ज़मीन पर कहीं कहीं रीवा यानी बबूल के जैसे कांटेदार एवं कुरूप जो पेड़ हैं वो दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि चित्रकूट के आसपास की पहाड़ियों पर कांटेदार झाड़ियाँ एवं पेड़ हैं तथा वह क्षेत्र उपजाऊ है। और फिर आगे दिया है, देखिए, आगे दिया है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है, सुग्गे का स्वर टे टे सुन पड़ता है, वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने वन स्थली में गूंजती तोते और सारसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है, जिसमें कवि कहते हैं कि चित्रकूट के समीप की पहाड़ियों पर जब तोते का मीठा रस टपकता हुआ और उसकी टे की मधुर स्वर सुनाई देती है तो अत्यंत आनंद मिलता है। और इसी प्रकार दूसरी ओर जब सारसों की टिरटो की स्वर या आवाज़ सुनाई पड़ती है तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो वन स्थली या जंगल की शांत हरियाली को भंग कर रहा है और यह स्वर अत्यंत करुण है और इसीलिए कवि कहते हैं कि यह स्वर या आवाज़ वन स्थली के हृदय को चीर रहा है। ठीक है, और अब पहले मैं आपको इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि दूर तक फैली ऊंची पहाड़ियों और ज़मीन के वीरानेपन का वर्णन किया है और इस कविता में वनस्थली का मानवीकरण किया गया है तथा इसमें जैसे दूर दिशाओं कांटेदार कुरूप सुग्गे का स्वर और सारस का स्वर जिसमें अनुप्रास अलंकार है और जैसे ऊंची ऊंची मीठा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और कविता में टे और टीटो में ध्वनात्मक शब्द है और इसके अतिरिक्त इस कविता में रेल ट्रेन जैसे अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। और अब चंद्रगहना से लौटती बेर की अंतिम कविता पढ़ती हूँ और आगे इनकी अंतिम कविता है। देखिए, हाँ, अंतिम कविता है, मन होता है उड़ जाऊँ मैं पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। तो यहाँ इस कविता में आपको बता दूं कि इसमें प्रकृति की इस छटा को देखकर कवि इन पंक्तियों में अपने हृदय में उपजी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अर्थात कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं भी सारस के संग या साथ पर यानी पंख फैलाकर उड़ जाऊं जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। अर्थात जहाँ हरे खेत में जुगुल जोड़ी का मतलब होता है सारस का जोड़ा। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जहाँ हरे खेत में सारस और सारसी की जुगुल जोड़ी रहती है। और आगे है, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। यानी कि कवि कहते हैं कि उस जुगुल जोड़ी की सच्ची प्रेम भरी कहानी या बातें चुप्पे चुप्पे यानी चुपचाप सुनता रहूँ। और अब इस अंतिम कविता की भी विशेषताएं बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य का गत्यात्मक चित्र अंकित हुआ है,
जिसमें प्रकृति और संस्कृत दोनों ही घुल मिलकर एक हो गए हैं। और यहाँ पर दिया है जुगुल जोड़ी, जिसमें अनुप्रास अलंकार है तथा चुप्पे चुप्पे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर की प्रत्येक कविता की व्याख्या और उस कविता की विशेषताएं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आगे, हाँ ये देखिए, यहाँ मैंने कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में जो कठिन शब्द आए थे, उन कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करवाऊँगी। और आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।